हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। बच्चों, कल हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम एक लिस्ट बना सकते हैं अपने आसपास पाए जाने वाले वस्तुओं की, और उसमें हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा वस्तु किस मटेरियल से बना हुआ है ना। हमने देखा है कि ग्रोसरी शॉप में जो बिस्किट्स और चॉकलेट्स होती हैं वो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट जार्स में रखी होती हैं। ट्रांसपेरेंट जार्स का मतलब ऐसे जार्स जिसमें आर पार चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। क्या आप सभी ने नोटिस किया है कि जो मेडिसिन की बॉटल्स होती हैं ज़्यादातर डार्क कलर की होती हैं? क्यों? क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं, मैनी मेडिसिन आर सेंसिटिव टू लाइट, लाइट से सेंसिटिव होती हैं, यानी कि वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, है ना। और उनका कंपोजिशन अफेक्ट हो सकता है लाइट से, इसलिए सिरप्स को ब्राउन कलर की बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है और जहां पर लाइट पास नहीं हो पाती और सुरक्षित बना रहता है। इसी तरह से हम सभी जानते हैं कि ग्लास का विंडोज, हमारे यहाँ कांच के शीशे खिड़कियों में लगे होते हैं, है ना। तो हम आर पार दिखाई ना पड़े इसलिए कांच के शीशों के पीछे की तरफ पर्दे लगा देते हैं, कर्टेन्स लगा देते हैं। बिकॉज ग्लास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिससे एवरीथिंग कैन बी सीन, सब कुछ देखा जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कर्टेन्स यूज कर लेते हैं, कर्टेन्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ एन ओपेक क्लोथ। जो पर्दे होते हैं वो किसी ऐसे कपड़े से बनाए जाते हैं जो कपड़ा अपारदर्शी है, यानी जिस कपड़े से आर पार दिखाई नहीं पड़ता। द कर्टेन्स रेस्ट्रिक्ट विजिबिलिटी, कर्टेन्स क्या करते हैं, विजिबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। Curtains are always put on glass windows so as to cover or uncover the windows as and when required. तो कर्टेन्स जो है हमेशा जरूरत के अनुसार हम उनको कवर कर सकते हैं या अनकवर कर सकते हैं। हम चाहे तो कर्टेन लगा देते हैं और चाहे तो कर्टेन हम हटा देते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों को मटीरियल्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो हमने बात कर ली थी कि मटीरियल्स आपके धातु हो सकती है, अधातु हो सकती है, आपका पारदर्शी मटेरियल हो सकता है, अपारदर्शी मटेरियल हो सकता है, और ओपेक यानी कि जिससे दिखाई, ओपेक मटेरियल हो सकता है जिससे दिखाई नहीं पड़ता आपका, पारदर्शी हो सकता है ट्रांसपेरेंट जिससे आर पार दिखाई पड़ता है, और ट्रांसलूसेंट जिससे हल्का फुल्का दिखाई पड़ता है, क्लियरली नहीं दिखाई पड़ता। तो इसी तरह से पानी के साथ अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग, जैसे कुछ चीजें हैं जो पानी में घुल जाती हैं और कुछ चीजें जो है जो पानी में नहीं घुलती हैं, तो उन्हें हम घुलनशील और अघुलनशील की कैटेगरी में रखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट सम सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर व्हाइल सम डू नॉट। कुछ सब्सटेंसेस हैं जो आपके पानी में घुल जाते हैं और कुछ हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि जो पानी में घुल जाते हैं सब्सटेंसेस उन्हें हम क्या कहते हैं, और जो पानी में नहीं घुलते उन्हें हम क्या कहते हैं। सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। जो सब्सटेंसेस, जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उनको हम कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में घुलनशील। और कुछ पदार्थ जो पानी में घुलते नहीं हैं उन्हें हम कहते हैं that do not dissolve in water are said to be insoluble in water, है ना। तो एक आपको सारणी नीचे दी जा रही है, दिखाई पड़ रही है, जिसमें आपको कॉमन सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, उनमें आपको पता चलेगा कि कौन से घुलनशील हैं और कौन से घुलनशील नहीं हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, है ना। शुगर, इसी तरह से सारणी बनाएंगे, सब्सटेंस लिखेंगे, सामग्री लिखेंगे एक तरफ, बीच में हम लिखेंगे कि पानी में घुलनशील है,
सब्सटेंस डिसॉल्व होता है पानी में या डिसॉल्व नहीं होता है? पानी में डिसॉल्व होता है या पानी में डिसॉल्व नहीं होता? सो सब्सटेंसेस में नंबर 1 में हम लिखेंगे शुगर, नंबर 2 में हम लिखेंगे सॉल्ट, नंबर 3 में हम लिखेंगे वुडन ब्लॉक, नंबर 4 में लिखेंगे सॉडस्ट और नंबर 5 में लिखेंगे चॉक पाउडर। अब इसको आप अपने घर में ट्राई करके देख सकते हैं। शुगर को अगर आप पानी में डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए घोलते हैं तो वो तो क्या होता है, पानी में घुल जाता है, मतलब वो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो वो क्या कहलाएगा? वो सब्सटेंस कहलाएगा सॉल्युबल, यानी कि घुलनशील। क्या कहलाएगा? सॉल्युबल यानी कि घुलनशील। सॉल्ट सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, क्या कहलाएगा? सॉल्युबल यानी कि घुलनशील। वुडन ब्लॉक पानी में घुलनशील नहीं है, मतलब वुडन ब्लॉक को अगर पानी में डाल दें तो तैरता ही रहेगा, पानी में घुलेगा नहीं। तो क्या है वो? अघुलनशील, इनसॉल्युबल है। सॉडस्ट भी पानी में घुलती नहीं, क्या कहलाती है? अघुलनशील, इनसॉल्युबल। चॉक पाउडर भी आप करके देखेंगे तो पानी में ये घुलता नहीं है। आप उसको घोलने के बाद भी रख देंगे तो 2 मिनट 3 मिनट के बाद वो नीचे पेंदी में बैठ जाता है। तो चॉक पाउडर भी क्या होता है? अघुलनशील या इनसॉल्युबल होता है। इस तरह से आप कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। 4 ग्लासेस ले सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकते हैं आप, उसमें कुछ पानी डाल सकते हैं चारों ग्लासेस में और थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर चीज का आप उस ग्लास में डाल सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस पानी में घुलनशील है और कौन सा सब्सटेंस पानी में घुलनशील नहीं है। आप लेंगे सब्सटेंस के रूप में हल्दी पाउडर, आप लेंगे सब्सटेंस के रूप में टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर का मतलब जैसे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर होता है वो। आप लेंगे ग्लूकोज और आप लेंगे कॉफी पाउडर और इन चारों को चारों ग्लास में थोड़ा पानी डाल के घोलने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो हल्दी पाउडर था वो पानी में घुल गया। डज इट डिसॉल्व इन वाटर? यस, पानी में डिसॉल्व हो गया। तो वो क्या कहलाएगा आपका? सॉल्युबल यानी कि घुलनशील कहलाएगा। टैल्कम पाउडर यानी कि जो पाउडर होता है जो बच्चों को लगाया जाता है, वो उसको जब हम पानी में घोलने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी से घुलता नहीं है। इसका मतलब वो क्या है? वो इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है। ग्लूकोज कैसा है? पानी में तुरंत घुल जाता है, इसलिए क्या है? वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में और सॉल्युबल यानी कि घुलनशील की श्रेणी में आता है। कॉफी पाउडर जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है और घुलनशील की श्रेणी में आता है। सिमिलरली हम देखते हैं कुछ और चीजें हैं जो घुलनशील होती हैं और अघुलनशील होती हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस कैन ऑल्सो बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर हम लिक्विड्स की और गैसेस की भी बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे हम लिक्विड्स की बात करें, अगर हम नेचर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के नेचर की बात करें, लिक्विड है, अगर लिक्विड में हम देखते हैं ऑरेंज जूस, हम ऑरेंज जूस को लेंगे, ये पानी में घुलनशील है यानी कि मिक्सअप हो जाएगा, घुलनशील है, तो इसको हम कहेंगे सॉल्युबल की श्रेणी में। उसके बाद हम अगर लेते हैं मिल्क, दूध को लेते हैं, तो दूध भी पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसका मतलब ये घुलनशील की श्रेणी में आता है। इसी के जगह पे अगर हम ले लें कैरोसिन, कैरोसिन ऑयल जो होता है वो पानी में कैसा है? डिसॉल्व नहीं होता। ऑयल है, लिक्विड फॉर्म में है लेकिन डिसॉल्व नहीं होता, तो वो अघुलनशील इनसॉल्युबल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद अगर सब्सटेंस के रूप में हम लेते हैं विनेगर, सिरका को, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है ना, और ये घुलनशील की श्रेणी में आता है। इसी तरह से ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल ही ले लें हम, तो ये भी ऑयल है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता और अघुलनशील यानी कि इनसॉल्युबल की श्रेणी में आता है, यानी कि पानी की सतह के ऊपर ये तैरता हुआ आपको मिलेगा।
इसी में अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस जो है, ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुलनशील है। कैसे घुलनशील है? अगर ऑक्सीजन पानी में घुलनशील नहीं होती तो जलीय जंतु जो है वो अपनी सांस कैसे ले पाते? पानी में घुलनशील होती है ऑक्सीजन, यानी कि ये क्या है? घुलनशील है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी पानी में घुलनशील होती है, डिसॉल्व हो जाती है पानी में, और इसलिए वो घुलनशील की श्रेणी में आती है। तो इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आई थिंक आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा कि लिक्विड फॉर्म में कोई सब्सटेंस है तो उसमें से कौन सा घुलनशील है, कौन सा अघुलनशील है। गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लिया कि वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो आपका सॉल्युबल यानी घुलनशील की श्रेणी में आते हैं। हम देखेंगे बहुत सारी गैसेस हैं जो पानी में घुलनशील नहीं भी हैं, और कुछ गैसेस हैं जो पानी में घुलनशील होती हैं, है ना। जैसे अगर आप किसी जलीय जंतु की बात करें, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी बात करें, वो कैसे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, है ना। हाउ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट ऑक्सीजन। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेज हैं, क्रैब्स हैं, और प्लांट्स जैसे कि एल्गी हैं, सी ग्रास हैं, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ही पानी में डिसॉल्व हो जाती है। Atmospheric oxygen dissolves in water under normal conditions. This dissolved oxygen is used by aquatic animals and plants to meet their oxygen requirement. तो जो भी जलीय जंतु हैं वो अपने ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक्वेरियम के बारे में बात करें, सभी बच्चों ने एक्वेरियम देखा है। एक्वेरियम एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आर्टिफिशियली हम जलीय जंतुओं को रखते हैं। एक्वेरियम वो है जहाँ पर मछलियाँ रखी जाती हैं। घरों में भी हम देखा है, हमने ऑफिसेज में भी, मार्केट में तो हमने देखा ही है। You must have noticed that bubbles continuously came out of the water in an aquarium. एक एक्वेरियम में हम देखते हैं कि कुछ बुलबुले के जैसे पानी में लगातार आता रहता है। आखिर वो क्या होता है? These are air और ऑक्सीजन बबल्स। वो क्या होती हैं? वो ऑक्सीजन बबल्स होती हैं या वो हवा होती है। The oxygen present in the bubbles get dissolved in water while passing through it. और जब उसको पानी में उन बबल्स को लगातार छोड़ा जाता है तो उसके अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुल जाया करती है। दिस अलाउ द फिशेज टू सर्वाइव इन द एक्वेरियम। और इस तरह से एक्वेरियम के अंदर रहने वाली जो फिशेज हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं। तो जलीय जंतु किस तरह से सांस लेते हैं उसका कॉन्सेप्ट आप सभी ने जान लिया। क्या करते हैं वो? एक्वेरियम में तो बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, और पानी में जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो घुलनशील हो जाती है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ही, और उसके बाद उसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को जलीय जंतु जो हैं वो अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। अब इस तरह से हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड plays an important role by dissolving most biomolecules. हमारा ब्लड जो है, हमारा जो रुधिर है, जो रक्त है, उसमें क्या होता है? ज्यादातर बहुत सारा पानी होता है। ब्लड कंटेन्स वाटर। A number of biomolecules such as proteins, vitamins etc. are dissolved in blood. ब्लड का मतलब वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। These dissolved materials are then transported throughout the body to provide nutrients to the cells and tissues. और ये dissolved materials जो हैं वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और फिर हमारे पूरे शरीर को एक एक कोशिका को और ऊतकों तक ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करते हैं। और ब्लड जो है उसी के थ्रू पूरे शरीर में हमारे पोषक तत्व जो है वो पहुंचाए जाते हैं
एक एक कोशिका तक और एक एक टिश्यू तक। ये सभी बच्चे देख रहे हैं। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे हम कि पानी है, अगर पानी को किसी भगोने में किसी वेसल में उबाल दिया जाए, बॉयल कर दिया जाए, तो बॉयल करने के बाद जो पानी है उसका टेस्ट, उसका जो स्वाद है वो कुछ बदल सा जाता है। कभी आपने क्या ये नोटिस किया है कि जो पानी का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है अगर पानी को उबाल दिया जाए? Few gases such as oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी में घुली हुई होती हैं, है ना। दिस गिव्स अ पर्टिकुलर टेस्ट टू वाटर, जो हमारे पानी को एक पर्टिकुलर टेस्ट देती हैं। तो जो बॉइलिंग है, जब हम पानी को बॉयल कर देते हैं तो ये गैसेस हमारे वाटर से रिमूव हो जाती हैं और इसलिए पानी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। Substances that are insoluble in water remain as they are when added to water. जो substances पानी में घुलनशील नहीं होते, अविलीय होते हैं, जो वो जब पानी में ऐड किए जाते हैं तो as it is बने रहते हैं, depending upon whether they are heavier or lighter than water. अब उसमें कौन सी चीज घुलनशील है, कौन सी अघुलनशील है, उस वो डिपेंड करता है कि वो पानी से हल्की है या वो पानी से भारी है। तो उसको हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज क्या होगी, तैरेगी, और कौन सी चीज डूब जाएगी। सब्सटेंसेस दैट आर इनसॉल्युबल, वो सब्सटेंसेस जो पानी में अघुलनशील होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पानी से हल्के होते हैं, will float on it, and those that are insoluble and heavier will sink. और ऐसी चीजें जो पानी में अघुलनशील तो हैं लेकिन पानी से भारी हैं, वो क्या हो जाएंगी, सिंक कर जाएंगी, यानी कि डूब जाएंगी। तो आप बहुत सारी चीजें अपने आसपास की इकट्ठी कर सकते हैं। क्या क्या चीजें कर सकते हैं? कलेक्ट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अ की, एक चाबी ले सकते हैं आप। अ स्मॉल पीस ऑफ वुड, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं। अ पेन, एक पेन ले सकते हैं। अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले सकते हैं। अ कैप्ड एम्प्टी बॉटल, एक हम ढक्कन लगी हुई खाली बोतल ले सकते हैं। एक प्लास्टिक की बॉल ले सकते हैं और एक कॉइन भी ले सकते हैं। एक ऐसा बर्तन ले सकते हैं जिसमें आधा पानी भरा हुआ है। और इन सारे मटेरियल्स को एक एक करके अगर हम पानी में डालेंगे तो अपने ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है, मतलब आपको अपनी कॉपी में उस ऑब्जर्वेशन को लिखना है। तो हम देखेंगे कि इतनी सारी चीजों में से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पानी में डूब जाएंगी और कुछ चीजें होंगी जो पानी में नहीं डूबेंगी, है ना। तो क्या चीजें पानी में डूब जाएंगी? जैसे हमने चाबी ली, कीज, अगर आपको खिलौने वाली प्लास्टिक की चाबी ली है आपने तो वो पानी में नहीं डूबेगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल जो मेटल की चाबी होती है, धातु की बनी हुई चाबी होती, की होती है, उसको अगर आप लेंगे और पानी में डालेंगे तो देखते हैं क्या कि वो पानी के नीचे जाके बैठ जाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो एक तो अघुलनशील है और दूसरा वो पानी के नीचे जाके बैठ गई। इसका मतलब पानी के भार से उस कीज का भार जो है वो ज्यादा है, वो उससे ज्यादा हैवी है। अगर हम लेते हैं एक लकड़ी के छोटे टुकड़े को, एक वुड पीस लेते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि वो जो लकड़ी का छोटा टुकड़ा है वो दिखने में तो बड़ा सा था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि भारी होगा, लेकिन जब हमने उसको पानी के ऊपर डाला तो हमने क्या देखा कि वो पानी के ऊपर ही तैर रहा है। इसका मतलब ये है कि पानी ज्यादा हैवी है और वो लकड़ी का टुकड़ा उसकी तुलना में कम हैवी है, इसलिए लकड़ी का टुकड़ा ऊपर ही तैरता रह गया। पेन, जो दिखने में आपको हल्का लग रहा था, पेन को जब आपने पानी में डाला तो क्या देखा कि पेन जो है वो पानी की तली में जाके बैठ गया, यानी कि डूब गया। क्यों? क्योंकि पेन जो था वो हैवियर था और पानी उसकी तुलना में हल्का हो गया।
हम अगर कार्डबोर्ड की बात करें, कार्डबोर्ड का पीस ले लें हम, कार्डबोर्ड के पीस को अगर हम पानी में डालें तो हम देखेंगे कि कार्डबोर्ड जो है वो ऊपर तैरता रह गया, यानी कि कार्डबोर्ड जो है वो सिंक नहीं किया। अगर हम एक ढक्कन लगी हुई एम्प्टी बॉटल ले लेते हैं तो एम्प्टी बॉटल को हम क्या देखते हैं कि ये पानी में सिंक नहीं करती। हम एक प्लास्टिक बॉल को लेंगे, प्लास्टिक बॉल को हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि प्लास्टिक बॉल जो है वो पानी के ऊपर ही तैरती रह जाती है, यानी कि पानी भारी है और प्लास्टिक बॉल जो है वो हल्की है। कितनी भी बड़ी प्लास्टिक बॉल हो वो हल्की है, वो पानी पर तैरती हुई ही रहेगी, वो पानी के अंदर नहीं जाएगी। और बहुत से बच्चों को प्लास्टिक बॉल है ना, ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स जिसमें हवा भरी होती है, उनके सहारे पूरा का पूरा इंसान ही तैर सकता है। आपने देखा होगा कि नाव जो है वो ज्यादातर लकड़ी की बनी हुई होती है, और कुछ अगर फिर उसके बाद सवाल आता है कि जो शिप होती है वो लकड़ी की बनी हुई नहीं होती, वो पानी पर क्यों तैरती रहती है? तो क्योंकि उसका शेप जो है वो एक डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है ना, तो इस तरह से वो बैलेंस हो जाता है और वो पानी पर तैरती है। अगर हम एक सिक्का लेते हैं, एक कॉइन लेते हैं, तो हम जैसे ही पानी में डालेंगे देखेंगे कि वो कॉइन जो है वो पेंदी में नीचे जाके बैठ गया है। तो इस तरह से अब भी हम बात कर रहे थे कि स्विमिंग ट्यूब्स जो है वो कैसे काम करती हैं। स्विमिंग ट्यूब्स या प्लास्टिक की ट्यूब्स जो होती हैं, जो स्विमिंग सिखाने के लिए बच्चों को स्विमिंग ट्यूब्स का यूज किया जाता है, उसमें हाउ अ स्विमिंग ट्यूब वर्क, कैसे काम करती है। एयर ट्रैप्ड इनसाइड द ट्यूब प्रिवेंट्स इट फ्रॉम सिंकिंग, उसको वो डूबने से बचाती हैं। जो स्विमिंग ट्यूब होती है उसके अंदर हवा भर दी जाती है ना, और हवा जो है वो पानी से हल्की होती है, तो इसलिए जो स्विमिंग ट्यूब्स हैं उनके अंदर हवा भरी हुई होती है, और इसलिए स्विमिंग ट्यूब जो है वो पानी के ऊपर ही तैरती रहती है। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि स्विम हम कैसे करें, स्विमिंग कैसे की जाती है, और जो सीख रहे होते हैं उनको एडवाइस दी जाती है स्विमिंग कोच के द्वारा कि आप स्विमिंग ट्यूब का यूज करिए विद द हेल्प ऑफ विच दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। और पहले वो विदाउट एनी एफर्ट ट्यूब के अंदर बैठ करके, ट्यूब के अंदर ट्यूब का सहारा लेकर के वो पानी पर ऑटोमेटिकली फ्लोट करते रहते हैं, और टेक्निक सीखने के बाद फिर स्विमिंग करना शुरू करते हैं। तो शुरुआत में जो प्राइमरी लेवल में जो स्विमर्स होते हैं, जो स्विमिंग सीख रहे होते हैं, उनको इस ट्यूब की हेल्प लेनी पड़ती है तैराकी सीखने के लिए। तो स्विमिंग ट्यूब का क्या योगदान है ये आप सबको समझ में आ गया। स्विमिंग ट्यूब जो होती है उसके अंदर हवा भरी हुई होती है, और हवा जो है वो पानी से हल्की होती है। द एयर इज लाइटर देन वाटर, और इसलिए स्विमिंग ट्यूब्स जो है वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करती रहती हैं। जिनको तैरना आता ही नहीं है या जो लर्न कर रहे हैं कि तैरा कैसे जाता है, तो उनको ये स्विमिंग ट्यूब्स को यूज करने की सलाह दी जाती है ना। द इंटरेक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस विद वाटर, पानी के साथ अलग अलग सब्सटेंसेस का क्या व्यवहार है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसमें आपको इसमें पानी के साथ अलग अलग पदार्थ का क्या व्यवहार है ये समझ में आया होगा। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस दैट हैव द एबिलिटी टू फ्लो इजीली, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको फ्लो इजीली करते हैं, मतलब इजीली वो बह जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज तरलता या फ्लूइडिटी, जिसे हम तरलता या फ्लूइडिटी कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो, द डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी इज डिसाइडेड। किसी भी पदार्थ के बहने की जो टेंडेंसी है उस पर हम डिसाइड करते हैं कि उसकी तरलता कितनी है। तो हम क्या क्या चीज लेंगे इस टेस्ट के लिए, हम ट्राई करेंगे, हर चीज हम करके सीखना चाहते हैं। तो हम थोड़ा सा पानी लेंगे, वाटर, थोड़ा सा केरोसिन लेंगे, थोड़ा सा वैसलीन लेंगे, थोड़ा सा टमाटो केचप लेंगे,
एक राउंड प्लेट लेंगे और उसमें हम कुछ बूंदें किसकी डालेंगे, कुछ बूंदें हम पानी की डालेंगे और उसको प्लेट को तिरछा कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल बह गया इजीली। उसके बाद हम केरोसिन लेंगे, कुछ बूंदे केरोसिन की प्लेट पर ही डाल के देखेंगे कि किस तरह से वो फ्लो करती है। तो देखेंगे कि इजीली वो भी फ्लो कर गई। टोमेटो केचप डालेंगे, तो जब टोमेटो केचप डालेंगे तो देखेंगे कि वो फ्लो तो कर रहा है लेकिन बहुत तेजी से बह नहीं रहा, फ्लोज हैविली, बहुत हैविली बह रहा है वो। और हम वैसलीन लेंगे, चौथा जो सामग्री हमने ली है वैसलीन, उसको हम प्लेट में डालेंगे और प्लेट को तिरछा करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो बहुत तेजी से फ्लो नहीं कर रही थी, बहुत तेजी से फ्लो नहीं कर रही थी। तो इससे किसी भी वस्तु, किसी भी सामग्री की तरलता को हम जांच सकते हैं किस तरह से, इस एक्टिविटी के द्वारा, कि जिसमें हम ये देखें कि क्या हो रहा है। इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि किस तरह से ये बह रही है या नहीं बह रही है ना। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं जो हैं वो अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बनी हुई हैं, ठीक है। उन पदार्थों में हम देखेंगे, पदार्थों के गुण में देखेंगे कि उनकी दिखावट कैसी है, वो दिखने में कैसी है, ठीक है। वो कठोर है या सॉफ्ट है, मतलब कठोर है या मुलायम है। हम देखेंगे कि कौन से पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और कौन से पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं, कौन से विलेय हैं और कौन से अविलेय हैं। हम कुछ एक्टिविटीज से देखेंगे कि कौन सी वस्तुएं पानी में तैर सकती हैं और कौन सी वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, कौन सी वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं जिन्हें हम पारदर्शी कहते हैं, और कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनके आर पार हम देख नहीं सकते हैं, और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम जब देखते हैं तो हमें आभास होता है, हमें धुंधला दिखाई पड़ता है, क्लियर दिखाई नहीं पड़ता। तो जो एकदम क्लियर आर पार दिखाई पड़ता है उसे हम कहते हैं पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। जिनके आर पार एकदम दिखाई नहीं पड़ता उन्हें हम कहते हैं अपारदर्शी या ओपेक, और जिनके आर पार हमें हल्का दिखाई पड़ता है उन्हें हम कहते हैं पारभासी, यानी कि ट्रांसलूसेंट, है ना। तो ये जो चमकदार चीजें होती हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। हमारे चारों तरफ की वस्तुएं जो हैं अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बनी हुई हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो पदार्थ होते हैं, विभिन्न पदार्थ अलग अलग गुण लिए हुए होते हैं। कुछ पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील हैं, वो विलेय कहलाते हैं। कुछ पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते, अविलेय की श्रेणी में आते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हमने देखा जिनके आर पार हम देख सकते हैं, पारदर्शी कहलाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, अपारदर्शी कहलाते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देखते हैं तो हमें बहुत धुंधला दिखाई पड़ता है, वो पारभासी कहलाते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो पानी पे तैरती रहती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो पानी में डूब जाती हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जब आप टच करते हैं तो हमें कठोर फील होता है, हार्ड होते हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो बहुत सॉफ्ट फील होती है। जैसे अगर हम लोहे को टच करते हैं तो बहुत हार्ड फील होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जब हम उसको टच करते हैं जैसे कपड़ा है तो सॉफ्ट फील होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो और तो होती हैं लेकिन अगर वो जमीन में गिर जाए तो टूट जाती हैं, ब्रिटल। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हार्ड भी होती हैं लेकिन अगर जमीन में गिरे तो टूटेंगी नहीं, या कुछ वस्तुएं सॉफ्ट भी होंगी, जमीन में गिरेंगी तो टूटेंगी नहीं। तो ये पदार्थों के गुण हैं, इनके बारे में हमने बात करी। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।